How are you? I hope you will be fine, safe and sound at your home in this lockdown period. Dear students, as in my last video, I discussed with you the whole syllabus of class 10 subject English for UP board exam. Or in that video, I also told you that I will teach English second paper topic by topic. And in this process, today I present here with my first topic of English second paper that comes from grammar, that is known as I have written on the board, frame correct sentences. Frame correct sentences. छात्रों, यूपी बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं. कितने नंबर क्वेश्चन आते हैं? 2 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये इंग्लिश सेकेंड पेपर का पहला क्वेश्चन ही होता है. और इस टॉपिक का मतलब क्या है तो हम बता चुके थे पहले ही आप लोगों को. अपने जब सिलेबस वाला वीडियो में आप लोगों को दिया था, उसमें होता क्या है तो फ्रेम करेक्ट सेंटेंसेस में रीऑर्डरिंग के क्वेश्चन आते हैं. रीऑर्डरिंग के क्वेश्चंस आते हैं. इसमें होता क्या है तो शब्द आपको अलग अलग एट रैंडम दे दिए गए होते हैं और उन शब्दों को एक ढांचे में रखकर करेक्ट सेंटेंस का निर्माण करना होता है. करेक्ट सेंटेंस का. अब हमको इसके पहले जानना क्या होगा कि आखिर ये सेंटेंस होता क्या है. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप ग्रामर पढ़ने जाते हैं, इंग्लिश पढ़ने जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले बेसिक नॉलेज आनी चाहिए. चूंकि आप लोग क्लास 10th में हैं, आपको बेसिक आता होगा और नहीं भी आता होगा तो एक वीडियो उसके लिए भी मेरे पास है, जिसमें लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, लेटर क्या होता है, वावेल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो उसमें आपको मिलेंगे. वर्ड के बाद का जो पॉइंट आता है हमारा, वो होता है सेंटेंस का. वर्ड के बाद का पॉइंट होता है हमारा सेंटेंस, मतलब वाक्य का. अगर हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं, तभी हम शब्दों को एट रैंडम दिए गए शब्दों को एक ढांचे में रखकर, यानी कि रीऑर्डर कर उसे वाक्य बनाने का काम हम करेंगे. तो हम जानते हैं इसके डिफिनेशन को, परिभाषा को जानते हैं. देखते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसके अंदर एक पूर्ण अर्थ हो, वाक्य कहलाता है. यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है. यानी कि अगर शब्दों का समूह हो और उसका अर्थ नहीं निकलता है तो वह वाक्य नहीं है. शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उसका पूरा पूरा अर्थ भी निकलना चाहिए, तब जाकर वह एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा. और यहां पर क्या होगा, एट रैंडम आपको शब्द दिए गए होंगे और जब एट रैंडम है तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा. मतलब बॉय इज गोइंग, इसका कुछ अर्थ निकलेगा. गोइंग इज बॉय, इसका क्या अर्थ होगा? गोइंग इज बॉय, इसका कोई अर्थ नहीं है. असल में यानी कि शब्दों का समूह भी होना चाहिए और उसका अर्थ भी निकलना ही चाहिए, तब जाके वह एक हमारा वाक्य होगा. और चूंकि हमको रीऑर्डरिंग सीखना है, फ्रेम करेक्ट सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हम जानेंगे क्या. तो पहले आपके लिए एक बात लेकर आता हूं मैं. अगर आपको एक गुड़िया बनाना है, हाथ अलग लाके रख दिया गया, धड़ अलग लाके रख दिया गया, पैर अलग लाके रख दिया गया, सर अलग लाके रख दिया गया. अब आपसे कहा जाए कि आप एक गुड़िया बनाकर तैयार कर दीजिए, होगा क्या? तो आप हाथ को हाथ वाले जगह पर लगाएंगे, पैर को पैर वाले जगह पर लगाएंगे, गर्दन को गर्दन वाले जगह पर लगाएंगे, तब जाके आपको एक गुड़िया का ढांचा मिलेगा, एक गुड़िया आपको मिलेगा.
वैसे ही वाक्य अगर आपको बनाना है और शब्द अलग अलग आपको ला कर दे दिए गए, तो उन शब्दों को आप जानेंगे पहले कि कौन सा पार्ट कहाँ होता है, तभी तो उसको वहां पर रखेंगे और एक क्रम से रखते हुए रीऑर्डर करते चले जाएंगे और एक वाक्य बना लेंगे। इसीलिए इस रीऑर्डरिंग को सीखने के लिए हमको जानना होता है सबसे पहले जरूरी चीज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भाग। तो हम देखते हैं सेंटेंस को कितने भागों में बांटा गया है। तो सेंटेंस बटा होता है दो भागों में, सब्जेक्ट में और प्रेडिकेट में। सेंटेंस कितने भागों में बटा होता है? दो भागों में। सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। अगेन subject is divided in three parts: qualifier, head words, adjectival phrase. Again qualifier is divided into two parts: determiner and adjective. आगे अगर देखें प्रेडिकेट में भी, तो प्रेडिकेट इज आल्सो डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट. वर्ब इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. ऑब्जेक्ट इज आल्सो डिवाइडेड इन टू पार्ट्स: इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड इन विच इन कॉम्प्लीमेंट थ्री टाइप ऑफ वर्ड्स कैन बी सीन, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक वाक्य जो होते हैं उसके मुख्य दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट उधेय और एक प्रेडिकेट जिसको कहते हैं हम विधेय. डिफिनीशन जानेंगे तो क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट भी वाक्य का भाग है, प्रेडिकेट भी वाक्य का भाग है. कैसे डिफिनीशन बनाते हैं देखिएगा. वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कोई बात कही या लिखी गई होती है सब्जेक्ट कहलाता है. वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कोई बात कही या लिखी गई होती है सब्जेक्ट कहलाता है. लेकिन राम अयोध्या के राजा थे, इस वाक्य में किसके बारे में कोई बात कही या लिखी गई है तो राम के बारे में कहा गया है, तो राम हमारा सब्जेक्ट होगा. दूसरा पॉइंट प्रेडिकेट देखते हैं. प्रेडिकेट क्या होता है? ये भी चूंकि वाक्य का भाग है, तो वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही या लिखी गई होती है प्रेडिकेट कहलाता है. प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन विच समथिंग इज सेड अबाउट सब्जेक्ट. यानी कि वाक्य का वह भाग जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही या लिखी गई होती है प्रेडिकेट कहलाता है. राम के बारे में क्या बात कहा गया था? अयोध्या के राजा थे, तो वह पार्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट है. बड़ी सिंपल वे में हम आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटना सिखाएंगे. अभी पीछे आगे के जब पार्ट्स को देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा अपने आप. जब आप क्लास 8 स्टैंडर्ड तक पढ़े होंगे तो उस समय तक आपको बताया गया होगा कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं. इस स्टैंडर्ड में भी आपको इस तरह के एक्सरसाइज मिलेंगे. वाक्य में से आपको सब्जेक्ट को अलग करना होगा, प्रेडिकेट को अलग करना होगा, या सब्जेक्ट पार्ट को फिल करना होगा, प्रेडिकेट पार्ट को फिल करना होगा. एक एक करके इस क्रम को आपको एक्सरसाइज के माध्यम से तैयार कराए जाएंगे. आगे देखते हैं सब्जेक्ट के पार्ट्स को. तो सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं वो मेनली 3 होते हैं. क्वालिफायर होता है, हेड वर्ड होता है और एडजेक्टिवल फ्रेज होता है. एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन आपको क्लियर हो जाएंगे तो बताइएगा. देखिए क्वालिफायर. क्वालिफायर क्या है ये? तो चूंकि क्वालिफायर शब्द क्वालिफाइड से ही बना है, यानी कुछ ना कुछ विशेषता बताएगा. और जब कुछ चीज विशेषता बता देती है तो किसी न किसी चीज के मीनिंग को कम करती है. डेफिनेशन कैसे होता है? तो सब्जेक्ट का वह भाग या फिर ऐसे शब्द, ये ज्यादा बेटर होगा, ऐसे शब्द जो मुख्य शब्द से पहले प्रयोग होकर उसके अर्थ को सीमित करने का काम करते हैं. द वर्ड दैट इनहेंस द मीनिंग ऑफ हेड वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर. दैट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ हेड वर्ड इज कॉल्ड क्वालिफायर. वह शब्द जो हेड वर्ड के सीमा को कम करे, अर्थ को छोटा करने का काम करे, इस मीनिंग को लेने के लिए यहां पे आते हैं. जैसे कह दिया जाए मैन. मैन मतलब आदमी, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की. लेकिन मैन मतलब अगर हम आदमी कह रहे हैं तो कैसा आदमी? अब इस आदमी का अर्थ देखिए, लिमिट में है कि अनलिमिट है. ये देखिए आदमी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है.
बूढ़ा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, गरीब भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है। यानी कि इसके अर्थ अनंत है। अब इसके अर्थ को छोटा करने के लिए हम क्या लिख दिए आगे, ओल्ड, ओल्ड मैन। अब क्या हो गया, ये ओल्ड मैन, ये ओल्ड शब्द इसकी विशेषता बता रहा है। अब क्या करते हैं हम आगे, अब इसके आगे अब ओल्ड मैन भी बहुत सारे लोग होंगे, किसकी बात की जा रही है, अब आगे अगर हम लिखे एन ओल्ड, तो ये एन ओल्ड शब्द जो हम इसके आगे लिखे हैं मैन के आगे, अब इसके अर्थ को क्या कर दिया, ये सीमित कर दिया। अभी आगे हम आपको बताएंगे आगे इसकी सीमा और कैसे कम हो सकती है। वैसे बॉय की बात करें तो बॉय का मतलब होता है लड़का। अब लड़का शब्द सिर्फ कहने से क्या होता है, वो अर्थ उसका सीमित नहीं है, अर्थ उसका असीमित है। लड़का बुद्धिमान भी हो सकता है, लड़का बेवकूफ भी हो सकता है, लड़का चालाक भी हो सकता है, लड़का तेज भी हो सकता है, लड़का मंद बुद्धि का भी हो सकता है, लड़का चतुर भी हो सकता है। यानी कि उसका सीमा क्या है, अनंत है। अब उस अनंत सीमित अनंत अर्थ को हमको सीमित करना है, तो क्या करेंगे आगे, अगर लिख दे हम जैसे लिटिल लिख दिए हम लिटिल, और यहां लिख दिया हम दिस लिटिल बॉय, यह छोटा लड़का। अब तो क्लियर हो गया ना कि यह छोटा लड़का, किसी अन्य लड़की की बात नहीं की जा रही है, छोटे लड़की की बात की जा रही है। वो भी किस लड़की की बात की जा रही है, इसी छोटे लड़की की बात की जा रही है कि ये दोनों शब्द मिलकर इसके अर्थ को क्या कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। वैसे ही गर्ल की बात करें तो अगर यहां पर हम लिख दें नॉटी, और यहां पर लिख दें दैट नॉटी गर्ल, दैट नॉटी गर्ल, वह शरारती लड़की। लड़की शब्द था तो उसका अर्थ असीमित था। अब जब इसके आगे हम नॉटी शब्द प्रयोग कर लिए तो सिर्फ किसी भी लड़की की बात नहीं की जा रही है, सिर्फ शरारती लड़की की बात की जा रही है। जब उसके आगे दैट का भी हमने प्रयोग कर लिया तो किसी भी शरारती लड़की की बात नहीं की जा रही है, बल्कि एक निश्चित उस शरारती लड़की की बात की जा रही है। यानी कि ये दोनों शब्द मिलकर इन हेडवर्ड्स के अर्थों को सीमित कर रहे हैं। इसलिए ये सारे के सारे क्या है, हमारे क्वालिफायर है। ये सारे के सारे क्वालिफायर है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं, पहले क्वालिफायर के दो पार्ट्स को देख लेते हैं, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। अब क्वालिफायर में क्या क्या चीजें होती हैं, तो डिटरमाइनर और एडजेक्टिव। डिटरमाइनर मतलब होता है निश्चयवाचक शब्द, और एडजेक्टिव का मतलब आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, विशेषण होता है। यानी कि क्वालिफायर का वह भाग जो हेड वर्ड को निश्चित करते हुए उसके अर्थ को सीमित करता है, डिटरमाइनर होता है। और क्वालिफायर का वह भाग जो हेड वर्ड की विशेषता बताते हुए उसको अर्थ को सीमित करने का काम करता है, एडजेक्टिव कहलाता है, विशेषण कहलाता है। अब इन्हीं एग्जांपल्स में हम देख लेते हैं। एंड हमारा क्या है, इसको निश्चित कर रहा है कि एक आदमी। दिस इसको क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि यह लड़का। दैट इसको क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है कि वह लड़की। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, डिटरमाइनर है। डिटरमाइनर में हमारा आर्टिकल ए एंड दो आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दिस दैट दिस दोज आता है। अब कुछ अनदर वर्ड्स में जैसे सम, फ्यू, ये सारे वर्ड्स भी डिटरमाइनर के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं एडजेक्टिव में, तो इसी से हम समझ लेंगे ओल्ड मैन की विशेषता बताते हुए इसके अर्थ को सीमित कर रहा है, लिटिल बॉय की विशेषता बताते हुए इसके अर्थ को सीमित कर रहा है, नॉटी गर्ल की विशेषता बताते हुए इसके अर्थ को सीमित कर रहा है। इसलिए सारे के सारे हमारे क्या हैं, एडजेक्टिव है। यानी कि ये हमारा हो गया डिटरमाइनर, यह हो गया एडजेक्टिव, अब दोनों मिलकर हमारे क्या हो गए, क्वालिफायर हो गए। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, सब्जेक्ट का पार्ट है हेड वर्ड। हेड वर्ड इसका मतलब होता है मुख्य शब्द, यानी कि वह शब्द जिसके बारे में मुख्य रूप से कोई बात कही या लिखी गई होती है, जिसके बिना वाक्य अधूरा होता है। यानी सब्जेक्ट का वह भाग, यानी कि ऐसा शब्द जिसके बारे में ही कोई भी बात लिखी या गई हो, कही या लिखी गई हो, वो हमारा हेड वर्ड होता है, मुख्य शब्द होता है। लेकिन जब तक वह नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है। इसको भी यही समझ सकते हैं, जैसे लिखे थे हम एन ओल्ड मैन। अगर इस वाक्य में हम मैन को छुपा दें, मैन अगर न रहे तो एन ओल्ड का कोई मतलब है क्या,
एन ओल्ड का कोई मतलब है? आगे कुछ भी लिखा उसका कोई मतलब है? अगर मैन शब्द न रहे तो। यानी कि इस वाक्य में हम चर्चा किसकी कर रहे थे? मैन की, आदमी की। और इस वाक्य में हम बात करें दिस लिटिल गर्ल, या छोटी लड़की। और गर्ल को हटा देते इसका कोई मतलब है दिस लिटिल का? नहीं है। यानी कि गर्ल हमारा क्या है? हेड वर्ड है। यहाँ पर मैन हेड वर्ड है, यहाँ पर गर्ल हमारा क्या है? हेड वर्ड है। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज में। अब इसको लेकर थोड़ा सा एक चीज आपसे डिस्कस करेंगे हम। अगर आपसे कोई व्यक्ति है, आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी हैं, कोई भी है, आपके टीचर्स ही हैं, अगर आपसे कहते हैं कि जाओ उस चौराहे पे एक लड़का है उसे बुला के लाओ, आप वहां पे गए और वहां पर देखे वहां बहुत सारे लड़के हैं, क्या आप उस लड़के को बुला के ला पाएंगे? नहीं। आएंगे और अपने टीचर से कहेंगे, अपने माता पिता से कहेंगे कि वहां तो बहुत सारे लड़के हैं, वापस ले जाएंगे। तब जाके तब आपके अगर पिताजी कहते हैं कि जाओ एक छोटा लड़का होगा उसे बुला के लाओ, अब वहां पर गए आप, एक भी क्लियर हो गया, छोटा भी क्लियर हो गया, लड़का भी क्लियर हो गया। यानी कि एक शब्द यानी कि एन आपको मिल गया, लिटिल यानी कि छोटा आपको मिल गया, यानी कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव आपको मिल गया। और गर्ल के जगह अगर यहाँ पर हम बॉय लिख दें, लड़का लिख दें, यानी कि एन लिटिल बॉय, ए लिटिल बॉय आपको मिल गया। इधर से हम देख लेते हैं अब, ए लिटिल बॉय आपको मिल गया और वहां पर आप गए और वहां बहुत सारे छोटे लड़के आपको दिख गए, वहां बहुत सारे छोटे लड़के हैं ऑलरेडी, क्या बुला पाएंगे? नहीं। यानी कि वहां पर आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन। आएंगे अपने टीचर से, मम्मी से, पापा से, अंकल से, बोलेंगे तो वहां तो बहुत सारे छोटे लड़के हैं, किसको बुला के लाए? अब आपके मम्मी पापा, चाचा, दादा, दादी, टीचर्स को डिस्क्रिप्शन देना होगा और वो कहेंगे कि जाओ उस एक छोटे लड़के को बुला के लाओ जिसके बाल भूराले हैं, जिसका आंख नीला है। जाओ उस छोटे लड़के को बुला के लाओ जिसका शर्ट सफेद है। जाओ उस छोटे लड़के को बुला के लाओ जो कुर्सी पर बैठा है। जाओ उस छोटे लड़के को बुला के लाओ जो कोने में होगा। डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ गई। यानी कि अब क्या इसका डिफिनेशन है? तो जब जब दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर मुख्य शब्द की विशेषता बताने का काम कर रहे होते हैं तो ऐसे शब्द समूहों को एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर मुख्य शब्द की विशेषता बताने का काम कर रहे होते हैं तो ऐसे शब्द समूहों को हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। यानी कि अगर बात किया जाए यहीं पर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, अब यहां पर एन ओल्ड मैन विथ अ स्टिक, एक बूढ़ा आदमी विथ ए स्टिक। आदमी को कहा जाता नहीं बुला पाते, एक आदमी कहा गया नहीं बुला पाए, ओल्ड कह दिया गया, बूढ़ा हो गया, कई बूढ़े आदमी, तो डिस्क्रिप्शन दिया गया विथ ए स्टिक। यानी कि एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में क्या है? लाठी है, यानी कि लाठी वाला बूढ़ा आदमी। तो ये जो लाठी वाला शब्द हमने प्रयोग किया वही हमारा क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज है। जैसे यहां पे हमने कहा दैट लिटिल गर्ल विथ ब्लू आईज, वह डिटरमाइनर हो गया, लिटिल हमारा एडजेक्टिव हो गया, गर्ल के बिना वाक्य अधूरा है तो हेडवर्ड हो गया। अब विथ ब्लू आईज ये अनेक शब्द मिलकर इसकी विशेषता बता रहे हैं, नीली आंखों वाली लड़की, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा, ये है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। ध्यान दें यहां पर, तो ये डिटरमाइनर हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये हेडवर्ड हो गया और ये हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। वैसे इसमें भी होगा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट के पार्ट्स को देखेंगे। अब आते हैं प्रेडिकेट पार्ट्स में। प्रेडिकेट में हमने डिफिनेशन एक और रिपीट कर देते हैं तो आप लोग के लिए, वाक्य का वह भाग जिसमें कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कोई बात कही या लिखी गई होती है प्रेडिकेट कहलाता है। प्रेडिकेट
तो प्रेडिकेट का पहला वर्ड है हमारा वर्ब, यानी प्रेडिकेट का स्टार्टिंग टर्म्स हमारा स्टार्ट होता है वर्ब से। प्रेडिकेट का पहला वर्ड ही वर्ब है। पहचानने का तरीका वैसे आपको मिल रहा फार्मूला यहां से, यानी कि वर्ब सब्जेक्ट के बाद का, यानी कि वर्ब से पहले सारा का सारा सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट स्टार्ट होता हमारा कहां से, वर्ब से। यानी कि एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस में जहां हमको वर्ब दिख जाए वहां से हमारा प्रेडिकेट स्टार्ट होता है, और वर्ब के पहले सारा का सारा कितना हो लंबा हो सब्जेक्ट होगा। अब देखिए वर्ब, यानी कि ऐसे शब्द जो कर्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे शब्द जो कर्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया कहलाते हैं। अब क्रिया भी के दो पार्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब, तो ऐसी क्रियाएं जो मुख्य रूप से टेंस का निर्धारण करती हैं या मेन वर्ब की सहायक के रूप में प्रयोग की जाती है, वह हेल्पिंग वर्ब होती है। जब आप वर्ब के पार्ट्स को, काइंड्स को पढ़ेंगे तो आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग और ऑक्सिलरी मिलते हैं, लेकिन वहां पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मिलकर मेन वर्ब हो जाता है, और उन सारी चीजों को इकट्ठा करके यानी कि लिंकिंग और ऑक्सिलरी को मिला गया हेल्पिंग वर्ब के नाम से यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले जो टेंस का निर्धारण करता हो, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होंगे, मॉडल ऑक्सिलरी भी शामिल होंगे। आ जाते हैं वर्ब में, तो अगला पॉइंट हमको मिलता है मेन वर्ब। मेन वर्ब तो ऐसे शब्द जो मुख्य रूप से कर्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मुख्य रूप से कर्ता द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारा क्रिया की सहायता कर रहा है, टेंस का निर्धारण कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग हमारा क्या है, तो मोहन के द्वारा मुख्य रूप से किया गया काम है, इसलिए वो हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट में आते हैं, तो ऐसे शब्द जो क्रिया द्वारा प्रभावित होती है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वाक्य की क्रिया जिस शब्द को प्रभावित करती है, वाक्य की क्रिया जिस शब्द को क्वालिफाई करने का काम करती है, वो ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है, इसको कर्म से जानते हैं। जैसे मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, तो मोहन के द्वारा किया गया काम था खेलना। इस खेलना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, क्रिकेट के ऊपर। खेलना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, क्रिकेट के ऊपर, तो क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। माई मदर गेव मी अ बुक, मेरी माँ ने मुझे एक पुस्तक दिया। मेरी माँ ने मुख्य रूप से कौन काम किया, देने का। अब देने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, किसको किसको देना प्रभावित कर रहा है, तो हमें प्रभावित कर रहा है, मुझे दिया गया है। पुस्तक को प्रभावित कर रहा है, पुस्तक ही दिया गया है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट होंगे। इस बेस पर ऑब्जेक्ट हो जाते हैं दो प्रकार के, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मुख्य रूप से सजीव का बोध कराते हैं। वाक्य की क्रिया से किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले, वाक्य की क्रिया से किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, यह होता है ऐसे ऑब्जेक्ट जिससे मुख्य रूप से निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि वाक्य की क्रिया में से क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट पे आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग सिर्फ वाक्य को पूरा करने के लिए किया गया है। तो इससे राम वाज, यही को रोक दिया गया, पूरा करने के लिए डाल दिया गया ए किंग। मोहन रन्स, अब पूरा करने के डाल दिया गया फास्ट या फास्टली। सी वर्क्स, आगे डाल दिया गया हार्ड या हार्डली। ये जो हमारे शब्द हैं आगे जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट होते हैं। क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है और सारे हम एग्जांपल्स आपको इससे रिलेटेड देते, बहुत सारी चीजें इसमें हैं। इसमें नाउन भी आ सकते हैं, एडजेक्टिव भी आ सकते हैं और एडवर्ब भी आ सकते हैं। अब आइए एक एग्जांपल आपको देते हैं हम यहाँ पे इससे रिलेटेड। पहला पॉइंट आपको क्लियर कर देते हैं हम कि कैसे हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं। हमने आपको अभी तरीका बताया कि वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कोई बात कही या लिखी गई होती है सब्जेक्ट होता है।
तो दैट ओल्ड मैन इज ए डॉक्टर, वह बूढ़ा व्यक्ति एक चिकित्सक है, एक डॉक्टर है। तो किसके बारे में बात किया गया है? तो कुछ लोग दिमाग होगा आदमी के बारे में, नहीं, उस बूढ़े आदमी के बारे में बात की जा रही है, उस बूढ़े आदमी के बारे में बात की जा रही है। दैट ओल्ड मैन हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या बात किया गया है कि एक डॉक्टर है, तो इज ए डॉक्टर हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। दूसरा तरीका क्या बताया हम? वर्ब ढूंढिए, वर्ब के पहले सब्जेक्ट। वर्ब हमारा हो गया यहाँ पे इज, तो इज के पहले हमारा हो गया सब्जेक्ट और इज के साथ हमारा हो गया प्रेडिकेट। तो ये हमारा हो गया पॉइंट। अब इसमें अन्य पार्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट पार्ट में हमको क्या मिलेगा? ये दोनों मिला के क्वालिफायर है, दैट और ओल्ड, क्योंकि इसकी क्या कर रहा है? अर्थ को कम कर रहा है। देखिए उसको भी छोटा करें तो दैट डिटरमाइनर है हमारा, और ओल्ड हमारा क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। मैन हमारा क्या है? तो मुख्य रूप से इसी के बारे में बात होती है, हमारा हेडवर्ड है। इसमें आएंगे तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब और ए डॉक्टर हमारा क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो दिस लिटिल गर्ल विथ ब्लू आईज, ये यहां से यहां तक हमारा सब्जेक्ट है और ये यहां से यहां तक जो बच गया वो हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि वह छोटी लड़की जिसकी नीली आंख है, यानी कि नीली आंखों वाली छोटी लड़की, इसके बारे में बात किया जा रहा था। और क्या बात किया जाती? इज राइटिंग हिम ए लेटर, उसे पत्र लिख रही है, ये हमारा प्रेडिकेट है। बाकी चीज को देखते हैं। तो दिस हमारा क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर हो जाएगा। लिटिल हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। गर्ल हमारा क्या हो जाएगा? हेडवर्ड। विथ ब्लू आइज हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिवल फ्रेज। इज हमारा वैसे ही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग हमारा हो जाएगा मेन वर्ब और हिम ए लेटर। आप ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट को कैसे ढूंढते हैं? क्या लिख रही है? तो एक लेटर, तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे लिख रही है? उसे लिख रही है, तो यह हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम रीऑर्डरिंग पे फिर चर्चा करें तो हमारा अब तक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या बना है? ये तो सबसे पहला वर्ड हमारा डिटरमाइनर होगा, उसके बाद से एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव के बाद हमारा होगा हेड वर्ड, हेड वर्ड के बाद होगा एडजेक्टिवल फ्रेज, उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट होगा। कुछ चीजें ध्यान देना है आप हमको कि सब्जेक्ट में कोई जरूरी नहीं है सारे के सारे शब्द हों, लेकिन एक चीज सर्टेन है, वन थिंग इज सर्टेन इज दैट हेड वर्ड जरूर होगा। हेड वर्ड उसमें जरूर होगा, बिना हेड वर्ड के कोई वाक्य नहीं होता। यानी कोई भी एट रैंडमली अगर वर्ड्स हमको दिए गए हैं, सबसे पहले हमको उसमें चुनना है कि हेड वर्ड कौन है, और उसमें बहुत सारे फार्मूले होते हैं कि अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है तो हेडवर्ड होगा ही होगा। और नॉमिनेटिव केस मिल गया तो उसमें ये मत ढूंढिए कहीं आपको उसमें डिटरमाइनर मिलने वाला है या एडजेक्टिव मिलने वाला है या कोई एडजेक्टिवल फ्रेज मिलने वाला है। तो ये हमारे फार्मूले अब तक बनकर तैयार हो गए और इसी के बेस पर हमको रीऑर्डरिंग करना है। अगला पॉइंट जो हमारा आएगा, इससे एक्सरसाइज से रिलेटेड चीजें लेकर आएंगे हम, जिसमें आप लोग को एक्सरसाइज करके दिखाएंगे कैसे रीऑर्डर किया जाता है। थैंक यू।